हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, लगभग पूरा सेशन हमारा फिनिश हो चुका है और एमएल अग्रवाल से सीबीएसई हैंडबुक से मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और उम्मीद है कि आप सबको वीडियोस पसंद भी आ रहे होंगे, आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन में आप सबको हेल्प भी ज़रूर मिल रही होगी। लेकिन अब इंतज़ार है आप सभी को वन शॉट्स का। तो वन शॉट सीरीज़ हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो वन शॉट सीरीज़ में स्टार्ट करने वाला हूं, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम आज पिक करने वाले हैं वो है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। बिकॉज फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आपका 15 मार्क्स का चैप्टर है। टोटल मिलाकर आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। 2 क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे, एक सेक्शन बी में, और 2 क्वेश्चन होंगे सेक्शन सी में। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, तो इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। एक पार्ट में कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, और बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो मत बनाइए। तो हम कोशिश करेंगे कि एक पार्ट में क्या क्या आज हम टॉपिक हम कवर करें वो एक बार हम देख लेते हैं। आज हम जो इस वीडियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें से परपेचुटी, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सिंकिंग फंड, एंड उसके बाद फिर हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, और उसके बाद फिर हम करेंगे यहाँ पर ईएमआई। ये 4 टॉपिक आज के इस पार्ट में कवर करेंगे। बाकी का जो हमारे पास टॉपिक रह गए उसमें से इफेक्टिव एंड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके अलावा CAGR एंड डेप्रिसिएशन। ये टॉपिक है हमारे पास। 4 टॉपिक आज की इस क्लास में कवर करेंगे, 4 टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और इन 2 लेक्चर्स के थ्रू आपका पूरा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स कवर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। मेन जो फोकस होगा हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग पर होगा कि आप क्वेश्चंस को समझ पाएँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ पाएँ कि क्वेश्चंस आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन कौन सा फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन में कुछ फार्मूले आपको जब एमएल में आप देखते हो तो फार्मूला आपको अलग मिलता है, आरडी में देखते हो तो फार्मूला अलग मिलता है, और जब आप सीबीएसई हैंडबुक में देखते हो तो एक अलग ही फार्मूला मिलता है। तो ये फार्मूले की जो कन्फ्यूज़न है ये आप सब लोगों को बिल्कुल नहीं होने वाली है इस वन शॉट को देखने के बाद, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस वन शॉट आप ध्यान से देखो, एंड तक देखो, एक एक चीज़ समझो, क्योंकि ये वन शॉट आपका 2 वन शॉट आपके 15 मार्क्स कंफर्म कर देंगे कि आप 15 में से 14 बिल्कुल नहीं लाओगे, पूरे 15 के 15 लाओगे। Students, because your exams are very near and now is the time to practice, revise and prepare well for the finals as well as competitive exams. To help you with this, Unacademy has launched free live mock test series for CUCT aspirants. You can give this 2-hour free test to analyze your current preparation. Apart from this, you can either go for individual subscription for both part A and part B, or can opt combo subscription. Structured recorded courses, live doubt solving sessions, test series, quizzes, and unlimited access will be provided. Also, you can join the recently launched batches. CUCT Part B batch will not only help you in cracking CUCT but will also help you with your Science Class 12th board exam. Part A batch will help you in strengthening your LRDI, aptitude, English, and the general awareness. Now, it's the time to ace your final exams and simultaneously prepare yourself for upcoming entrance exam to secure a good college. So what are you waiting for? All the links are in the description box. Use my code AmitGod10 which flashes on the screen to unlock for free and get 10% off on any subscription. Let's crack it. Go for description box and use the given links in the descriptions and go to your preferred course. So what is the meaning of perpetuity? Perpetuity होती क्या है? Perpetuity, it's a type of annuity which starts from a fixed date and continue forever. मतलब एक फिक्स डेट पर स्टार्ट होती है और उसके बाद कंटिन्यू चलती रहती है, ख़त्म कभी नहीं होती, तो इसको हम बोलते हैं परपेचुटी। अब इस परपेचुटी में 2 टाइप हमारे पास आती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो टाइप 1 परपेचुटी होगी, टाइप 1 परपेचुटी, एंड टाइप 2 परपेचुटी।
दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, दोनों ही एन्युटी है। परपेचुटी कंप्लीटली एक एन्युटी है, लेकिन एन्युटी जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी उसमें स्टार्ट होने की डेट फिक्स होती थी, एंड होने की डेट फिक्स होती थी। यहाँ पर स्टार्ट होने की डेट तो फिक्स है लेकिन एंड होने की डेट फिक्स नहीं है। तो जब टाइप 1 परपेचुटी है तो इसमें जो पेमेंट होती है एट द एंड ऑफ पेमेंट टर्म होती है, एट द एंड ऑफ पेमेंट टर्म। तो आपको क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी होगी उसमें आइडेंटिफाई करना है कि पेमेंट के बारे में क्या बताया गया। एंड में पेमेंट हो रही है, दैट मीन्स वो टाइप 1 परपेचुटी है। और अगर बिगनिंग में हो रही है, इन द बिगनिंग ऑफ पेमेंट टर्म, इन द बिगनिंग ऑफ पेमेंट टर्म, तो इसका मतलब आपकी टाइप 2 परपेचुटी है। अब ये टाइप 1 टाइप 2 परपेचुटी का मतलब क्या है? यहाँ पर फार्मूले में क्या डिफरेंस है कुछ? जी हाँ, बिल्कुल डिफरेंस है। अगर आप टाइप 1 परपेचुटी में फार्मूला निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी, परपेचुटी में ध्यान रखेंगे कभी भी आप फ्यूचर वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो, बिकॉज खत्म ही नहीं होती ना भाई। अगर ये खत्म होगी तभी तो आप फ्यूचर वैल्यू बता पाओगे, तो फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाल सकते। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू आप इसकी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। अगर टाइप 1 परपेचुटी है यानी परपेचुटी एंड में हो रही है पेमेंट वहां पर, तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला आप लगाओगे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। अगर टाइप 2 परपेचुटी आती है तो इसमें जो फार्मूला होगा ये होगा R प्लस R अपॉन आई। एक R इसमें और ऐड हो जाएगा बस, और कुछ फार्मूले में ज़्यादा पंगेबाजी नहीं है, सीधा सीधा फार्मूला है। P का मतलब यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है, P का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, और R का मतलब सीक्वेंस ऑफ पेमेंट या रेगुलर पेमेंट, पीरियोडिक पेमेंट, जैसे मर्जी वर्ड आपको दे रखा हो, या परपेचुटी आप बोल सकते हो। ठीक है, पीरियोडिक पेमेंट, परपेचुटी, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, वो आपको लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा। जो आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हो दैट इज R। आई हो जाएगा इंटरेस्ट, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, एक परसेंटेज में आपको दे रखा होगा या तो आपको निकालना होगा। तो कुल मिलाकर ये परपेचुटी के दो फार्मूले हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आने वाला है 2 मार्क्स का। ठीक है, अब वो टाइप 1 का आता है, टाइप 2 का आता है, डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेते हैं परपेचुटी के। तो क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है द फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पेमेंट। आपको नीचे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो क्वेश्चन को आप रीड करके समझो कि यहाँ पर टाइप 1 परपेचुटी आ रही है या टाइप 2 आ रही है। द फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ₹60। सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ₹60, दैट मीन्स जो पेमेंट हो रही है कंटिन्यूस इंटरवल पर वो हो रही है ₹60। तो यहाँ पर R आ गया आपके पास ₹60। एट द एंड पेमेंट कब हो रही है, परपेचुटी कब आ रही है? एट द एंड, यानी कौन सी होगी ये? टाइप 1 परपेचुटी होगी। इस चीज़ को आप वहाँ पर स्पेसिफाई करो या मत करो, टाइप 1 है टाइप 2 है, लेकिन हाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये टाइप 1 परपेचुटी कर रहे हो या टाइप 2 कर रहे हो। फॉर ईच 6 मंथ एंड कंटिन्यू फॉर एवर, हर 6 महीने पर पेमेंट हो रही है। हर 6 महीने पे पेमेंट होने का मतलब है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट आपको दे रखा होगा उसको कर देना है आपको 2 से डिवाइड, क्योंकि सेमी एनुअली पेमेंट है। तो इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 4%, तो आई आपको जो 4% दिया हुआ है इसको आप डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यह आ जाएगा 2% यानी 0.02। तो आपके पास R आ गया, आपके पास I आ गया, ये पता लग गया कौन सी टाइप की परपेचुटी है। तो आप प्रेजेंट वैल्यू इसकी निकालेंगे, फार्मूला आ गया हमारे पास R अपॉन आई। R की वैल्यू 60, I की वैल्यू 0.02। डेसिमल्स आपको हटाओगे तो ऊपर 6000 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3000 आ गया। तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी आ गई ₹3000। ठीक है, लास्ट में जब भी अपना आंसर एग्जाम में दोगे तो हमेशा लास्ट में स्टेटमेंट में आंसर अपना जरूर देना है आपको, खाली एक क्वेश्चन सॉल्व करके मत छोड़ देना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी, तो ये मैं हर क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन हाँ आपको जरूर लिखना है हर क्वेश्चन में, ध्यान रखना, इज ₹3000। कोई भी आप टॉपिक कर रहे हो, सिर्फ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स नहीं, कोई भी आप टॉपिक कर रहे हो तो जो भी आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया था उसका फाइनल आंसर हमेशा लास्ट में स्पेसिफाई जरूर करो कि ये आपका फाइनल आंसर है। कई बार नंबर कट जाते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है व्हाट रेट कन्वर्टेड सेमी एनुअली। अब आपको रेट निकालना है, यहाँ पर आई निकालना है। यहाँ पर विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ ₹450
450 क्या है, परपेचुटी नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ रुपीज 450, यानी 450 यहां पर आर है और उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में आगे दी गई है, एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ बी रुपीज 20,000। तो प्रेजेंट वैल्यू यहां पर आपको क्या मिलेगी, रुपीज 20,000। अब यहां पर भी जो पेमेंट हो रही है ईच 6 मंथ पर हो रही है, मतलब हाफ ईयरली पेमेंट हो रही है। हाफ ईयरली पेमेंट हो रही है तो जो आई निकालते हैं हम यहां पर आई 2 से डिवाइड होना चाहिए। अब यहां पर आपके पास देखो दो तरीके हैं, या तो आप आई को यहीं पर स्टार्टिंग में डिवाइड कर लो, आपको सीधा आई को हमने x मान लिया, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये बन गई आपकी हाफ ईयरली पेमेंट x/2। ठीक है, अब एक तरीका ऐसे यूज कर सकते हो, यहां से हम सीधा x की वैल्यू अभी निकालते हैं, फार्मूला हमारे पास। अब ये देखो टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 1 है या टाइप 2 है, यहां पर कह रहा है एट द एंड कह रहा था, तो ये भी टाइप 1 परपेचुटी है, यानी फार्मूला आपका यही रहेगा। तो p की जगह 20,000 पुट किया हमने, r की जगह 450 पुट किया और i की जगह रखा हमने x अपॉन में, परसेंटेज हटाएंगे तो 200 आ गया। तो ये आपका इधर आ जाएगा 20,000 इंटू में x अपॉन 200 इक्वल्स टू 450। 2 0 इससे कैंसिल करो, 2 से ये कैंसिल करो, 100 इधर लाओ, तो ये बन जाएगा 4.5%। ये आपके पास आई आ गया। अगर मान लो आप यहां पर इसको चेंज नहीं करते हो तो दूसरा तरीका आपके पास क्या रहेगा, आपने उसको वहां पर चेंज नहीं करा, भूल गए उस समय चेंज करना, आपने क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू आपने लिख दी 20,000, आर आपके पास 450 है, आपने सिंपल इसको आई लिख दिया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आई परसेंटेज है तो आई को आप आई अपॉन 100 जरूर कर देना, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर से आ गया हमारे पास 450, इससे हम कैंसिल करेंगे, 200 इधर आ जाएगा नीचे, तो 450 अपॉन में 200। अब यहां पर जो आई आप निकाल रहे हो वो आई किसकी निकल रही है, हाफ ईयरली निकल रही है, क्योंकि आपने अभी कुछ चेंजेस करे ही नहीं है। आपकी ये जो पेमेंट है ये पेमेंट हाफ ईयरली जा रही है, उसके हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू आपकी ये है, आपने यहां पर कुछ चेंज करा ही नहीं है अभी, आपने सीधा इस वाले मेथड से करना स्टार्ट किया। दैट मीन्स आप जो यहां पर आई निकाल रहे हो वो हाफ ईयरली का निकाल रहे हो। तो जब आप फाइनल आंसर पे पहुंचोगे, ठीक है, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो आपकी एनुअल पेमेंट होगी, इंटरेस्ट जो आएगा आपका एनुअल, उसके लिए आप क्या करोगे, इसको 2 से कर दोगे डिवाइड, तो बात आपकी वही आएगी 4.5% पर एनम। आंसर आपको जब भी इंटरेस्ट निकालोगे, किसी भी क्वेश्चन में आप इंटरेस्ट निकालोगे, आंसर आपको हमेशा पर एनम में ही छोड़ना है, चाहे वह क्वार्टरली पेमेंट हो रही हो, चाहे हाफ ईयरली हो रही हो, चाहे मंथली हो रही हो, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा पर एनम में होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा परपेचुटी का। ठीक है, कुछ बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें चीज़ें नहीं है। एक क्वेश्चन हम उसका और कर लेते हैं, जहाँ पर हमें अब वैल्यू निकालनी होगी आर की। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल इनकम ऑफ रुपीज एक्स। अब परपेचुअल इनकम यानी परपेचुटी, यहाँ पर ये क्या दे रखी है आपको एक्स, एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ, यहाँ भी एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ हो रहा है, तो इज रुपीज 40,000, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ मनी इज वर्थ 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इसको जरा रब कर लेते हैं। तो अब यहां पर आपको परपेचुअल इनकम निकालनी है, दैट मीन्स परपेचुटी निकालनी है। तो जो पी है आपका, आर जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है रुपीज एक्स, प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है 40,000 और आई आपको दिया हुआ है यहाँ पर 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, दैट मीन्स यहाँ पर हो गया ये 3% यानी 0.03। अब यहाँ भी जो आपकी परपेचुटी है एट द एंड हो रही है, लास्ट में हो रही है, तो यानी टाइप 1 है, यहाँ भी टाइप 1 होगी, तो फार्मूला आपका यही रहेगा। तो P की जगह हम पुट कर देंगे 40,000, R X हो गया, I की जगह 0.03, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X आ जाएगा 3 4 12, 2 0 और आ जाएंगी यहाँ पर, तो आपकी जो परपेचुटी है वो आ जाएगी रुपीज 1200। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बिगिनिंग में पेमेंट हो रही है, तो कहता है हाउ मच मनी इज नीडेड टू इंडोर ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स कॉस्टिंग रुपीज 2500। लेक्चर की जो कॉस्टिंग है 2500 है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर इंडेफिनेटली,
बिगिनिंग में, ठीक है, जो भी पेमेंट टर्म है उसके बिगिनिंग में पेमेंट हो रही है, तो यानी आर आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है 2500, सॉरी 2500, इफ मनी इज वर्थ 3% कंपाउंडेड एनुअली, आई आपको दे दिया 3% कंपाउंडेड एनुअली है, तो कोई चेंज यहाँ पर नहीं करना, बस परसेंटेज आप हटा देंगे तो ये आ गया। अब इसकी आपको टोटल प्रेजेंट वैल्यू पूछी गई है कि आपको कितनी मनी की ज़रूरत होगी ये लेक्चर सीरीज़ लेने के लिए। अगर आपको पेमेंट स्टार्टिंग में इतनी करनी है, पेमेंट टर्म के स्टार्टिंग में करनी है, स्टार्टिंग में करने का मतलब है ये बन गई आपकी टाइप 2 परपेचुटी। अब टाइप 2 बन गई तो इसमें फार्मूला होता है R प्लस R अपॉन आई, तो P आपको फाइंड करना है, R आ गया 2500 प्लस 2500 अपॉन में 0.03। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसका डेसिमल आप हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 2 जीरो और आ जाएगी, 3 से कर लेंगे हम इसको डिवाइड। अब 3 से इसको डिवाइड करके और इसमें हम ऐड करके हमारे पास जो आंसर बनेगा इसका वो बन रहा है 85833.33। ठीक है, यानी हमें ये लेक्चर सीरीज लेने के लिए स्टार्टिंग में इतना पैसा चाहिए ताकि आप कंटिन्यू ये लेक्चर्स ले सको। तो ये परपेचुटी का पूरा कंसेप्ट था। आई थिंक किसी को भी इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, कुछ कमेंट डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको परपेचुटी में ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सिंकिंग फंड। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंकिंग फंड? सिंकिंग फंड होता क्या है? कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी एक ऐसा फंड डेवलप करती है जो उसको फ्यूचर नीड के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं अपनी डॉटर की हायर एजुकेशन के लिए पैसा लगाना चाहता हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो जो मुझे पैसा इकट्ठा करना है, काफ़ी सारा पैसा हायर एजुकेशन में लगेगा, तो उसको मेरे को इकट्ठा ना परेशान होना पड़े, मैं उसके लिए कुछ पैसा स्टार्टिंग में जमा करते रहता हूँ। मैंने कोई पॉलिसी ले ली या किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगा दिया, तो जब वो टाइम आता है कि मान लो मैं 10 साल के लिए फ़ंड बना रहा हूँ, तो 10 साल के बाद मैं पैसा निकालूंगा, हायर एजुकेशन के लिए पैसा वहाँ पर लगा दूँगा। तो जो सिंकिंग फंड होता है उसका एक पर्टिकुलर होता है, पर्पस होता है। ठीक है, सिंकिंग फंड एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पैसा किसी और काम के लिए इकट्ठा कर रहे हो और लगा कहीं और दो। ठीक है, आपको ज़रूरत कहीं और पड़ गई, फिर वो सिंकिंग फंड नहीं। पैसा तो आपका है, लगाओ जमा मत लगाओ, पैसा आपका है, लेकिन वो सिंकिंग फंड नहीं है। दूसरा इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम लिमिट होती है। तो आपको जो फंड बनाना होगा उसमें आपको स्पेसिफिक टाइम दिया होगा कि 10 साल के लिए फ़ंड बनाना है, 15 साल के लिए बनाना है, 20 साल के लिए बनाना है, 2 साल के लिए बनाना है। इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसमें, तो आपको कितना पैसा वहाँ पर इकट्ठा करना है ये चीज़ निकालनी होगी। इसका जो फार्मूला है वो बन जाता है हमारे पास, एन्युटी का फार्मूला बनता है रेगुलर एन्युटी, क्योंकि यहाँ भी क्या हो रही है, एन्युटी तो हो रही है, एन्युटी मतलब रेगुलर पेमेंट हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप जब मर्जी पैसा उसके अंदर डाल दोगे। पैसा जमा करने का कोई स्पेसिफिक टाइम होगा, क्वार्टरली आप जमा करो, हाफ ईयरली करो, ठीक है, ईयरली करो, मंथली करो, जैसा भी करो, लेकिन स्पेसिफिक टाइम होगा। तो यहाँ पर आपके पास एन्युटी का जो फार्मूला था 11th क्लास में, वही फार्मूला आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब साथ में आपके सिलेबस में एक चीज़ और दे रखी है, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट और सिंकिंग फंड दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही हमारी सेविंग्स हैं। यहाँ पर भी जो पैसा मेरे पास बचेगा मैं उस फंड में लगाऊंगा। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को लगाना ही लगाना है, अगर मेरी सेविंग इतनी बनती है कि मैं लगा सकूं तो मैं लगाऊंगा। सेविंग अकाउंट नाम ही है इसका कि सेविंग हो रही है। अब ये सेविंग जो हो रही है और यहाँ भी सेविंग हो रही है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? जैसे यहाँ पर आपको बताया कि सिंकिंग फंड का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, एक गोल होता है, एक टाइम लिमिटेशन बाउंड होती है। सेविंग अकाउंट में कुछ नहीं होता, आपका पैसा है, जब मर्जी आपको ज़रूरत पड़ती है आप उसको निकाल सकते हो और जिस भी काम के लिए निकालना चाहो निकाल सकते हो। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता और कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं होती। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना पैसा यूज़ कर सकते हो। तो इतना ही आपके सिलेबस में पूछा गया है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंकिंग फंड एंड सेविंग अकाउंट, तो आप ये दो डिफरेंसेस वहाँ पर शो कर सकते हो। अब बात करते हैं हम इसके फार्मूले की। ये फार्मूला हमारे पास है। ए का मतलब यहाँ पर जो फंड आप इकट्ठा कर रहे हो, ए का मतलब टोटल अमाउंट इन सिंकिंग फंड,
कि आपको फंड कितने का बनाना है, कितना पैसा आपको चाहिए। आर का मतलब वही पीरियोडिक पेमेंट जो हमने पीछे पढ़ा, आई इंटरेस्ट और एन टाइम। तो यहां पर इसके भी कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप सिंकिंग फंड को लेकर और अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाओ कि इसका कोई भी क्वेश्चन आप आए निकाल सको। तो क्वेश्चन आप देखो नीचे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। कहता है इन 10 years ए मशीन कॉस्टिंग ₹40,000 विल हैव ए सैल्वेज वैल्यू ऑफ ₹4,000। एक मशीन है जिसकी जो कॉस्ट 40,000 है, 10 साल के बाद उसकी जो सैल्वेज वैल्यू है, जो स्क्रैप वैल्यू है, वो मिल जाती है आपको 4,000। ए न्यू मशीन एट द टाइम इज एक्सपेक्टेड टू सेल फॉर ₹52,000। एक नई मशीन है जो उस समय अनुमान है कि 52,000 में आपको मिलेगी। In order to provide fund for the difference between the replacement cost and the salvage cost, a sinking fund is set up into which equal payment are placed at the end of each year। अभी जो डिफरेंस है, जो मशीन की कॉस्ट है और जो सैल्वेज वैल्यू आपको मिलेगी पुरानी मशीन से, उनका जो डिफरेंस है उसके लिए आपको एक सिंकिंग फंड सेटअप करना है। तो मतलब कितना पैसा आपको इकट्ठा करना है। जो नई मशीन आपको मिल रही है वो मिल रही है 52,000 में, और जो पुरानी मशीन है वो आपको 4,000 रुपये दे के जा रही है। तो वो 4,000 तो आपका फिक्स है, वो तो आपके अकाउंट में एक तरह से पहले से पड़ा हुआ है, वो आपको सिंकिंग फंड में आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो 50,000 आपके पास आएगा, टोटल जो कॉस्ट है न्यू मशीन की, उसमें से जो सैल्वेज वैल्यू है पुरानी मशीन की, उसको आप कर दो माइनस। तो ₹48,000 आपको फंड में इकट्ठा करना है। तो ये बन गया आपका ए, कि आपको उस फंड के थ्रू 48,000 रुपीज़ इकट्ठा करना है, जिस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 7% और टाइम आपको दे रखा है 10 साल। 10 साल के बाद आपको मशीन को रिप्लेस करना है। आई 7% और टाइम हो गया आपके पास 10। ठीक है। पेमेंट कंपाउंडेड और एनुअली हो रही है, तो यहाँ पर आपको आई में कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, सीधा फार्मूला यूज़ करोगे। अब तो फार्मूला हमने यूज़ करा इसका, A = R 1 प्लस में i⁻n-1 अपॉन में आई। तो आर आपको फाइंड करना है कि कितना आप सिंकिंग फंड के अंदर पेमेंट जमा करोगे ताकि आपके पास टोटल इतना अमाउंट इकट्ठा हो जाए। तो ए आपका 48,000 हो गया। आर फाइंड करना है 1 + i 0.07 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 0.07। तो अब यहाँ तक आने के बाद क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू दे रखी होगी उसको ध्यान से देखना कि आपको वैल्यू क्या दी है। अगर क्वेश्चन में वैल्यू आपको इस तरह से दी जाए कि यहाँ पर ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का जो फार्मूला पूरा का पूरा, पर क्योंकि जब हम इसका सिंकिंग फंड का फार्मूला करते हैं तो सिंकिंग फंड के फार्मूले को कई जगह आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, A = R और SN/I। तो यहाँ पर ये SN/I होता है जो इसको रिप्रेजेंट करता है, इस पूरे को, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो है। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू इस फॉर्मेट में दी है, इस फॉर्मेट का मतलब यहाँ पर n की जगह क्या है 10 है और i की जगह 0.07 है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन में कहता है कि भाई इसकी वैल्यू आपको ऐसे दी हुई है, अब इसकी वैल्यू जो एन्युटी टेबल है उससे आपको मिलती है, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पर होती है इसकी 13.8164। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है तो यहाँ आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इस पूरी की पूरी वैल्यू को उठाकर आपको यहाँ पर डालना है। 48,000 = R इंटू आज पूरी वैल्यू आ गई 13.8164। अब R आपको निकालना है, इसको नीचे लेके जाओ, डिवाइडेड बाय 13.8164। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3474 रुपीज़ 3474.12 अप्रोक्स वैल्यू आएगी ये, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसमें कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आपको वैल्यू क्या दी है। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट उस पर देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये वाली वैल्यू ना दी हो, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू दी जाए 1 पॉइंट, दूसरा तरीका क्या होगा, अगर आपको वैल्यू दी जाए 1.07 की पावर 10, इसकी वैल्यू होती है 1.9671। तो क्वेश्चन आपका यहां से चेंज होगा, ठीक है, यहां से
यहाँ से आप जो 48,000 है इसको आप ऐसे का ऐसे लिखेंगे R, इसकी वैल्यू आप डालेंगे 1.967 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.07। इसको यहाँ पर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7 8 जा 56, 7 4 जा 28 प्लस में 533, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.9671। अब आप यहाँ पर लाके इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपके पास, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो यहाँ कर लेते हैं हम, R इक्वल्स टू 3360 डिवाइडेड बाय 0.9671। अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो भी आपके पास लगभग यही वैल्यू आएगी 3474.2। तो ये वाले जो राउंड ऑफ वैल्यू है ये आपकी सेम आ रही है। डेसिमल में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा आंसर्स में, लेकिन जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी जाए आपको उसके हिसाब से आंसर निकालना है। आपको ये नहीं देखना कि भाई अभी आपका आंसर ये दिया हुआ है, आपने कोई और तरीका यूज़ कर दिया तो आंसर में डिफरेंस आ रहा है। डेफिनेटली आएगा, पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस, इवन वैल्यू में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो आपको कोई इसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपको वैल्यू को देखना है कि आपको वैल्यू ऐसे दी है तो क्वेश्चन को ऐसे प्रोसीड करो, अगर वैल्यू आपको इसकी दी हुई है तो क्वेश्चन को ऐसे प्रोसीड करो। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम इसका लेते हैं सिंकिंग फंड का। इसको रब कर देते हैं और एक क्वेश्चन और हम इसका, अब यहां पर इस क्वेश्चन में कहता है मिस्टर एक्स प्लान्स टू सेव अमाउंट फॉर द हायर स्टडीज ऑफ हिज सन रिक्वायर्ड आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद हायर स्टडीज के लिए अपने बेटे के लिए उनको कुछ पैसा इकट्ठा करना है। ही एक्सपेक्ट द कॉस्ट ऑफ दीज स्टडीज टू बी ₹1 लाख। हाउ मच शुड ही सेव एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया है। अभी तक जो आप सिंकिंग फंड के क्वेश्चन ज़्यादातर आपने करे होंगे उसमें पेमेंट आप एंड में करते थे जमा, यहाँ पर बिगिनिंग में ही कर रहे हो, बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर टू एक्यूमुलेट दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर, ताकि 10 साल खत्म होने के बाद आपके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाए। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ 12% कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको जो फंड इकट्ठा करना है वो है 1 लाख का। आई आपको दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 12%, और आपको 10 साल का टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। और जो वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर S11/0.12, इसकी वैल्यू दी हुई है 19.65458, 19.65458। यहाँ पर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है लेकिन यूज़ ये वैल्यू हो रही है, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। थोड़ा सा फ्रेम से बाहर जा रहा है, अब ठीक है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें क्या चेंज है। यहाँ पर उसमें चेंज इतना हो रहा है कि पेमेंट एंड में नहीं हो रही है, पेमेंट बिगिनिंग में हो रही है। तो अगर आप 10 साल तक पेमेंट करते हो, मान लो 10 को छोड़ो, हम छोटी वैल्यू ले लेते हैं, मेरे को 3 साल बाद पैसा इकट्ठा करना है, ठीक है, और मैं एक पेमेंट स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, तो मैं टोटल मिलाकर पेमेंट कितनी जमा कर रहा हूँ। जब मैंने एक स्टार्टिंग में कर दी, एक पेमेंट हो गई, 1 साल खत्म हुआ, एक पेमेंट वहाँ हो गई, 2 साल 2 पेमेंट हो गई, मतलब फिर दूसरा साल खत्म हुआ, एक पेमेंट वहाँ हो गई, 3 पेमेंट हो गई, फिर तीसरा साल खत्म हुआ, एक पेमेंट वहाँ आ गई। यानी 3 साल खत्म करने पर मैंने पेमेंट जमा करी है 4। तो जब आप फार्मूला लोगे उसमें, तो फार्मूले में आपको यूज़ क्या करना है, A = R 1 + i⁻n+1 -1। बाकी फार्मूला सेम रहेगा, बस आपको यहाँ पर n+1 करना है। अगर बिगिनिंग में पेमेंट हो रही है तो एक टर्म आपको और उसमें ऐड कर देनी है। तो R आपका बन गया, R तो हमें फाइंड करना है, ये हो गया 1 लाख R, और 1 + i की जगह आ गया 0.12, इसकी पावर n+1 यानी 10 + 1, नीचे 0.12, ये आ गया 1.12 की पावर 11 - 1 डिवाइडेड बाय 0.12। अब इसकी पूरे की जो वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये आपको दे रखी है। टाइम 11 है, रेट 0.12 है, तो इसकी वैल्यू आपके पास है 19.65458। अब आपको R निकालना है, इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे,
डिवाइडेड बाय 19.65458, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आपकी बनती है 5087.87। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। तो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में ये 3-4 फार्मूले आपको यूज़ करने पड़ेंगे। सबसे पहला फार्मूला है कूपन पेमेंट। यानी कूपन पेमेंट का मतलब क्या है, जो आपको फेस वैल्यू दे रखी होती है उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, जो फेस वैल्यू पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, आप डिविडेंड कह सकते हो, कूपन रेट कह सकते हो, ठीक है, या कुछ कई बार कुछ भी नहीं लिखा होगा, इतना बताया होगा कि फेस वैल्यू 8% बॉन्ड, 10% बॉन्ड, दैट मीन्स उस फेस वैल्यू पर आपको 10% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो होता है हमारा कूपन पेमेंट। अगर हम उसके हिसाब से निकालें, हमेशा फेस वैल्यू पर काउंट करना है। आपका बॉन्ड किसी पर भी रिडीम हो रहा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेस वैल्यू पर आप निकालेंगे कूपन रेट से तो आपका निकल जाएगा कूपन पेमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट जो फार्मूला हमारे पास है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इस टाइम पर बॉन्ड अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो उसकी फेयर वैल्यू क्या है। फेयर वैल्यू कह सकते हो, परचेज प्राइस कह सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू कह सकते हो। तो इसमें फार्मूला आपका क्या बनेगा, C1 - 1 + i रेज़ टू पावर -n अपॉन i + F1 + i रेज़ टू पावर -n। अब यहाँ पर आप ये कंफ्यूज मत होना कि RD में तो सर यहाँ पर F की जगह C दिया हुआ है, यहाँ पर R दिया हुआ है, CBSE हैंडबुक में कुछ और दिया हुआ है, किसी और बुक में देखोगे कुछ और दिया हुआ है। अल्फ़ाबेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मतलब पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो C आप यूज़ कर रहे हो ये कूपन पेमेंट है, ठीक है, ये कूपन पेमेंट है, और जो F यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो रिडीमेबल प्राइस है। बॉन्ड आपका जिस प्राइस पर रिडीम होगा, अगर आपको ये बोलता है कि बॉन्ड रिडीमेबल एट पार, तो इसका मतलब पार का मतलब फेस वैल्यू, आपका बॉन्ड फेस वैल्यू पर रिडीम हो रहा है तो आपको F की जगह पर फेस वैल्यू यूज़ करनी है। लेकिन अगर वो कहता है कि बॉन्ड रिडीम एट डिस्काउंट ऑफ ₹10, तो मतलब जितने की फेस वैल्यू थी उससे 10 रुपये कम पे रिडीम हो रहा है, तो आपको जो रिडीमेबल प्राइस निकाला है वो आपको यहाँ रखना है। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, हो सकती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, इसको स्पेशल नोट कर लेना, मार्क कर लेना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रिडीमेबल प्राइस आपको लिखना है जिस प्राइस पर आपका बॉन्ड रिडीम हो रहा है, ओके। उसके बाद तीसरा फार्मूला हमारे पास अप्रोक्स YTM का है। अप्रोक्स YTM ही निकलेगा, मतलब यहाँ पर जो I होता है, यहाँ पर I को हम रिप्रेजेंट करते हैं YTM से, R को रिप्रेजेंट करेंगे कूपन रेट से, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला C मतलब वही कूपन पेमेंट प्लस फेस वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय N, फेस वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा यहाँ पर फार्मूला बन गया। अगर आपको I निकालना है या आपको कूपन रेट निकालना है, अगर ये दोनों में से कोई एक चीज़ निकालनी है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर आपको फेस वैल्यू निकालनी है या प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो बेटर है कि आप ये वाला फार्मूला उसमें यूज़ करो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस पर। ये स्पेशल चीज़ है, अगर इसको आप ध्यान रखोगे तो आपका काफ़ी टाइम बच सकता है। अगर आपकी I और R दोनों क्वेश्चन में बराबर दिए, जो आपका कूपन रेट है वही आपका यील्ड टू मैच्योरिटी है, अगर वो दोनों ही सेम है तो आपके फेस वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस वैल्यू पर आपकी जो आपकी बॉन्ड की फेस वैल्यू दे रखी होगी उसी पर ही आपका बॉन्ड परचेज किया जाएगा। लेकिन अगर आपका I R से कम है, यानी जो YTM है डिस्काउंट रेट है वो अगर R से कम है तो फेस वैल्यू भी आपकी कम हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर I ग्रेटर देन R है तो फेस वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू से। मतलब कूपन रेट अगर ज़्यादा है तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, कूपन रेट कम है तो प्रेजेंट वैल्यू कम है, कूपन रेट फेस वैल्यू उसके यील्ड टू मैच्योरिटी के बराबर है तो आपकी दोनों वैल्यू बराबर रहेंगी, फेस वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है तो आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये लॉजिक देंगे यहाँ पर, बिकॉज I इक्वल्स टू R देन फेस वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं जिसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालनी है। तो उसकी स्टेटमेंट आप नीचे देखो, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी, उससे समझो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कहता है 2000 रुपीज़ 8% बॉन्ड। अब 2000 रुपीज़ 8% बॉन्ड, दैट मीन्स 2000 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 2000 है और कूपन रेट उस पर 8% का मिल रहा है। एट द एंड ऑफ 10 ईयर एट ₹105 फाइंड द परचेज प्राइस टू यील्ड 10% इफेक्टिव रेट। पहली चीज़ तो इसमें कुछ सेमी एनुअली नहीं दिया, क्वार्टरली नहीं दिया, तो R और I में कोई चेंज नहीं करना। I आपको दे रखा है यहाँ पर 10%, यानी 0.1।
अब यहाँ पर जो एक लाइन आपको दे रखी है उसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि ए रुपीज़ 2008% बॉन्ड इज रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10 ईयर एट रुपीज़ 105। जो बॉन्ड रिडीम हो रहा है वो 105 पर हो रहा है। तो इस तरह की लैंग्वेज अगर यूज़ कर रही होती है तो दैट मीन्स फेस वैल्यू को 100 कंसिडर किया जाता है, कि अगर फेस वैल्यू उसकी 100 है तो रिडीम हो रहा है वो 105 पर। ठीक है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। अगर वो क्लियरली सीधा कह देता कि भाई एक 2000 रुपये का बॉन्ड है, वो 2010 पर 2050 पर इस पर रिडीम हो रहा है, तो वो ठीक है, आपकी फेस वैल्यू दे रखी है, आपकी रिडीमेबल प्राइस आपका निकल गया। लेकिन अगर वो कह रहा है कि भाई ये 2000 का बॉन्ड है और रिडीम हो रहा है 105 पर, दैट मीन्स वो 100 के हिसाब से आपको बता रहा है। इफ द फेस वैल्यू इज 100, इफ फेस वैल्यू इज ₹100, देन रिडीमेबल प्राइस इज ₹105। तो अगर मेरे को यहाँ निकालना है कि फेस वैल्यू अगर 2000 है तो रिडीमेबल प्राइस कितना होगा, ये 100 पहले नीचे जाएगा, 105 अपॉन 100 यूनिटरी मेथड लगा दो और इनटू में 2000, तो 2100 का आपका रिडीमेबल प्राइस आ गया। यानी जो एफ हो गया आपका वो ये हो गया। ठीक है, अब जो फार्मूला हमें लगाना है उसके लिए आपको कूपन पेमेंट और चाहिएगी। तो कूपन पेमेंट हमेशा फेस वैल्यू पर मिलेगी। फेस वैल्यू 2000 है और कूपन रेट 8% है, तो 160 आपको कूपन पेमेंट होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू वो बॉन्ड कितना आ जाएगा आपके पास, C 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आई प्लस एफ इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n। तो C की जगह आपके पास आ गया 160, 1 माइनस 1 प्लस आई हो गया आपके पास 0.1 रेज टू पावर माइनस, टाइम कितना था इसमें, 10 साल का टाइम था शायद, एट द एंड ऑफ 10 ईयर, तो 10 साल का टाइम था, डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस में एफ रिडीमेबल प्राइस। ठीक है, फेस वैल्यू नहीं, रिडीमेबल प्राइस 2100, 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर माइनस 10। इसका आप डेसिमल हटाओगे, एक जीरो ऊपर शिफ्ट कर दो, नीचे 1 आएगा तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, तो 1 माइनस 1.1 की पावर माइनस 10 प्लस 2100 1.1 की पावर माइनस 10। अभी जो 1.1 की पावर माइनस 10 है इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगी, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 0.3855, 1 माइनस 0.3855 प्लस 0.3855। 1600 को इसमें से पहले 1 में से माइनस करके 1600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनता है हमारे पास 982.4 प्लस, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 0.8335 को 2100 से, तो यह है 809.6। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई ₹1792। तो ये हमारा परचेज प्राइस ऑफ बॉन्ड हो गया, फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड हो गया। जैसे भी स्टेटमेंट आपको दी है उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम YTM हमें निकालना है। नीचे स्क्रीन पर आप देखो उसको YTM निकालने वाले क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, सपोज दैट ए बॉन्ड हैज़ ए फेस वैल्यू ऑफ ₹1000 एंड विल मेच्योर इन 10 ईयर्स। टाइम आपको दे रखा है 10 साल का, फेस वैल्यू दे रखी है उसकी 1000, टाइम आपको दे रखा है 10 साल। आगे क्वेश्चन में कहता था एनुअल कूपन रेट इज 5%, द बॉन्ड मेक सेमी एनुअल कूपन पेमेंट। तो रेट आपको दे रखा है कूपन रेट 5%, लेकिन सेमी एनुअल है तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2.5% आ गया। साथ में एन में भी चेंज करना पड़ेगा आपको, एन बन जाएगा आपका 20, क्योंकि सेमी एनुअल पेमेंट होती है। अगर एनुअल हो रही हो तो एज इट इज़ रखेंगे, सेमी एनुअल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। विद ए प्राइस ऑफ ₹950, मतलब प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है ₹950। तो आपको YTM इसमें फाइंड करना है। YTM निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम कूपन पेमेंट निकालेंगे। कूपन पेमेंट फेस वैल्यू पर निकलेगी हमेशा, कूपन रेट से मल्टीप्लाई। तो फेस वैल्यू 1000
कूपन रेट 2.5% है, परसेंटेज हटा दिया हमने, मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ गया। अब आप निकालेंगे यहाँ पर अप्रोक्स YTM। इसका फार्मूला होता है C प्लस में FV माइनस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय N, फेस वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो C में हम यहाँ पर क्या करेंगे, C में आ गया 25, फेस वैल्यू हमारी बन गई 1000, प्रेजेंट वैल्यू 950 डिवाइडेड बाय 20, फेस वैल्यू 1000, 950 डिवाइडेड बाय 2। 1000 में से 950 करेंगे माइनस 50 आ गया, 50 को डिवाइड करेंगे 20 से तो बनेगा 2.5। नीचे इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 975। तो 27.5 डिवाइडेड बाय 975 और ये आंसर आएगा हमारा 0.0282 यानी 2.82%। अब ये जो 2.82% निकला है ये हाफ ईयरली के हिसाब से निकला है, क्योंकि हमने सब कुछ क्या कर लिया था, हाफ ईयरली के हिसाब से इसको कर लिया। लेकिन आंसर क्या देना है हमें, हमेशा एनुअल का देना है। तो आई जो निकलेगा हमारा ये आ जाएगा 2.82 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5.6%, ये आपका डिस्काउंट रेट बनेगा या अप्रोक्स YTM बनेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा EMI। तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है EMI। तो EMI में आपको दो मेथड दे रखे हैं। सबसे पहले एक फ्लैट रेट मेथड है, फ्लैट रेट मेथड। फ्लैट रेट मेथड में क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस पर एक फ्लैट इंटरेस्ट लगा दिया जाता है और उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि कितनी EMI आप बनवाना चाहते हो। तो फार्मूला इसका बन जाता है हमारे पास EMI इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय N। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट आपका फ्लैट होता है। अगर हम दोनों में कंपेयर करें, जो दूसरा वाला मेथड होता है, अगर हम दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये वाला मेथड हमें महंगा पड़ता है, क्योंकि प्रिंसिपल इसमें फ्लैट लगा, प्रिंसिपल जो अमाउंट जो होता है उस पर फ्लैट इंटरेस्ट आ जाता है, तो टोटल इंटरेस्ट आपका मिलाकर ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पर जो फार्मूला है उसके हिसाब से अगर हम क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है नीचे स्क्रीन पर, आप देखो। मिस्टर एक्स टेक्स ए लोन ऑफ ₹2 लाख। मिस्टर एक्स ने लोन लिया 2 लाख का, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है आपके पास 2 लाख आ गया विथ 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर 5 ईयर। आई आपके पास 10% आ गया और टाइम जो है वो 5 साल आ गया। अब क्योंकि EMI आप निकाल रहे हैं, EMI का मतलब होता है मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो ये इंटरेस्ट आपको पूरे साल का दिया हुआ है, तो उसको 12 से डिवाइड कर दो तो ये मंथली इंटरेस्ट बन गया। और कितनी आप पेमेंट करोगे, 12 एक साल के अंदर 12 EMI होगी, तो 5 साल के अंदर 60 EMI होगी। सबसे पहला काम है कि आप इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि फ्लैट रेट है, इंटरेस्ट एक जैसा रहेगा थ्रू आउट। तो इंटरेस्ट का फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का होता है P इंटू आई इंटू एन। प्रिंसिपल हो गया 2 लाख, आई आ गया आपके पास 10/12, परसेंटेज आप हटा दोगे तो 100 इंटू में 60, तो ये बन गया आपके पास 1 लाख। तो 1 लाख इंटरेस्ट बन गया, तो EMI कितनी बनी, 2 लाख तो आपका प्रिंसिपल हो गया, 1 लाख आपकी EMI इंटरेस्ट आ गया। EMI आपने करवा ली 60, तो 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख हो गया। 3 लाख को आप 60 से डिवाइड करोगे तो 5000 की आपकी EMI बन गई। तो EMI आपकी निकल गई 5000। कई बार इसमें क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिंपल है, मेथड बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कई बार क्या आप लोग क्या कर सकते हो, क्या गलती इसमें कर सकते हो कि जब आपने यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह लिया, तो जब हम इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, आप सिंपल इंटरेस्ट में बिना चेंज करे, मतलब आपने इंटरेस्ट लिया 2 लाख, इंटरेस्ट लिया आपने 10 का और टाइम लिया 5 साल, आपने सीधा ऐसे भी इसका इंटरेस्ट निकाल दिया तो भी ये 1 लाख ही आएगा। तो इंटरेस्ट आपका दोनों तरीके से सेम आ रहा है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, अगर आप बिना चेंज करे क्वेश्चन करते हो, अगर क्वेश्चन में आप प्रोसीड ऐसे ही कर देते हो, आई ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपने इंटरेस्ट निकाल दिया ऐसे, तो जब आप EMI कैलकुलेट करोगे, EMI का जो फार्मूला आएगा 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख हो गया ऊपर, नीचे क्योंकि N होता है, N में आपने यहाँ पर चेंज करा नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 5 कर सकते हो।
और 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर बनेगा 60,000। अगर आप इस मेथड से करने जाओगे तो आपको एक बार 12 से और डिवाइड करना चाहिए, तब आपका सही आंसर आएगा। लेकिन चीज़ें कई बार याद नहीं रहती हैं, तो बेटर तरीका ये है कि जब भी EMI का क्वेश्चन करोगे, आई को 12 से डिवाइड करो, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, कभी भी आपका आंसर गलत आएगा ही नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब दूसरा जो मेथड है उसकी अगर हम बात करें तो वो होता है हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमारे पास 3 फार्मूले आते हैं डिफरेंट। अगर आप CBSE हैंडबुक में जाओगे तो आपको फार्मूला मिलेगा PAN/I। अगर आप RD में जाते हो तो आपको फार्मूला मिलेगा P × I 1 - 1 + I की पावर -n। और अगर आप ML करते हो तो आपको EMI का फार्मूला मिलेगा P × I × 1 + I की पावर n 1 + I की पावर n - 1। तो 3 बुक, 3 डिफरेंट फार्मूले। आप कंफ्यूज जाते हो और कौन सा यूज़ करना है। तीनों फार्मूले एक ही हैं, ठीक है। ये फार्मूला अगर आपको याद है ML वाला, तो उससे आप ये भी डिराइव कर सकते हो, ये भी डिराइव कर सकते हो। इस वाले फार्मूले में अगर मैं 1 + I की पावर n से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर को भी कर दूं, तो न्यूमरेटर को जब डिवाइड करूंगा ये तो कट जाएगा, डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा तो ये वाला टर्म कट जाएगा, 1 बचेगा। और इसको डिवाइड करेंगे जब 1 + I की पावर n से, तो उसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो 1 + I की पावर आ जाएगी -n। और अगर इस फार्मूले में इस I को मैं नीचे ले आऊँ यहाँ पर, तो ये बन जाता है प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला, और प्रेजेंट वैल्यू को डिनोट करते हैं इस तरीके से। तो ये तीनों फार्मूले आपके एक ही फार्मूले हैं, बस एक दूसरे से डिराइव हो रखे हैं। तो जैसे अब आपको यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने के लिए आपको जैसे क्वेश्चन में वैल्यू दी जाए वैसे इसको यूज़ करो, ठीक है। आप वैल्यू कैसे, मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू मिलती है, एक क्वेश्चन जो आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो मैं आपको 3 तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपको वैल्यू मिलती है A/300 0.0075, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 119.1616। एक तरीका तो ये होगा। इसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे वैल्यू ना देकर अगर ये वैल्यू आपको दे दे 1.0075 की पावर -300, इसकी वैल्यू होती है 0.1063। और अगर मैं इसको लूँ तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 9.4084। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया क्वेश्चन को देने का। अगर आपको वैल्यू क्वेश्चन के साथ में ये दी है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वैल्यू दी है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये दी है तो ये यूज़ करेंगे। अब एक ही क्वेश्चन को लेके देखते हैं कि आंसर हमारा डिफरेंट आएगा इससे या सेम आएगा। तो जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें आपको बताया हुआ है कि जो 10 लाख का आपको लोन लेना है, उसमें से 2 लाख आप डाउन पेमेंट दे रहे हो। तो 10 लाख का लोन लिया, 2 लाख आपने डाउन पेमेंट दे दी, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारा कितना बन गया, 8 लाख बन गया। इंटरेस्ट 9% का है और टाइम आपको 25 साल दे रखा है। इंटरेस्ट 9% मतलब 9/12%। इसको आप डिवाइड करोगे तो यहीं से आपको आइडिया मिल जाएगा कि 0.0075 आएगा। और जो टाइम आपको दे रखा है 12 साल का, 25 साल का, उसको 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 300। अब देखो ये वाला, इस फार्मूले से अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो सीधा सीधा आपके पास EMI का फार्मूला लग गया। प्रिंसिपल आ गया आपके पास 8 लाख डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है A/300/0.0075। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 119.1616। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 6713.57। अगर हम इसी क्वेश्चन को इस फार्मूले से करें तो EMI हमारी क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल 8 लाख 0.0075 डिवाइडेड बाय 1 - 1 + 0.0075 की पावर -300। 8 लाख को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6000। 1 माइनस इसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है 0.1063
1 में से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो 10 माइनस 3 7 3 9 8, और 6000 को अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 6713.46 6713.6, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। अगर हम इससे देखें तो हमारे पास EMI बनेगी 8 लाख इंटू 0.0075 इंटू 1 प्लस 0.0075 की पावर 300 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.0075 की पावर 300 माइनस 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप 6000 आ गया। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 9.4084 डिवाइडेड बाय 9.4084 माइनस 1, नीचे आ जाएगा 8.4084। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर बनता है 6713.59। तो तीनों में हल्का हल्का सा डिफरेंस आ रहा है, तो आपको उसकी चिंता करनी नहीं है। आपको हमेशा यूज़ वही वैल्यू करनी है जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी, उसके हिसाब से आपको सिंप्लीफाई कर देना है जो भी आ रही हो वैल्यू, ठीक है। अब साथ में इसके एक चीज़ और पूछी गई है, टोटल इंटरेस्ट पेड। टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया गया, तो टोटल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है ये होता है n इंटू में EMI माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पर तीनों आंसर डिफरेंट आ रहे हैं थोड़े थोड़े से। मैं इनकी राउंड ऑफ वैल्यू ले लेता हूँ तीनों की। n हो गया हमारे पास कितना 300, और आपको वैल्यू वो यूज़ करनी है जो आपने निकाली है, ठीक है। मैं अभी बस राउंड ऑफ वैल्यू ले रहा हूँ, लेकिन आपने आंसर ये निकाला है तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, ये निकाला है तो ये पुट करनी है, ये निकाला है तो ये पुट करनी है। अगर बिल्कुल उसके नियरेस्ट होगी 6713.001 इस तरह से आ रहा है तो फिर आप यही वैल्यू ले सकते हो, माइनस 8 लाख। 300 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया आपका 1213,900, 12,13,900 इतना बनेगा आपका इसमें इंटरेस्ट। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको फार्मूलोज़ के बारे में समझ में आया होगा कि कौन सा फार्मूला आपको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। अब जो टॉपिक हमने आज के इस वीडियो में कवर करें उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करो, कोशिश करेंगे आपकी हर एक प्रॉब्लम को दूर कर सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करो जितना आप कर सकते हो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक भी नहीं किया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।